देखिए प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर के लिए, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान और स्विट्जरलैंड, इन व्यवस्थाओं ब्रिटेन का संविधान यानी ब्रिटिश जो संविधान है उसके जो टॉपिक हैं जो कराए जाएंगे उनके अंतर्गत ब्रिटिश संविधान का विकास एवं महत्व, ब्रिटिश संविधान का विकास एवं महत्व। दूसरा टॉपिक है ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं, ब्रिटेन की संवैधानिक परंपरा। तीसरा टॉपिक है ब्रिटिश संविधान एवं राजमुकुट। चौथा है ब्रिटिश मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री। पांचवा है ब्रिटिश संसद और कॉमन सभा, यानी ब्रिटेन की संसद के दो भाग हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। तो दूसरा टॉपिक है इसमें अगला लॉर्ड सभा, विधि का शासन और न्याय व्यवस्था, यानी कानून का शासन। और देखिए आज हम आपके लिए ब्रिटेन का संविधान यानी जो ब्रिटेन के संविधान था उसके अंतर्गत ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रमुख चरण, यानी ब्रिटेन के संविधान का विकास किस प्रकार हुआ उसके चरणों के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्रिटेन का जो संविधान है वह एक क्रमिक विकास का परिणाम है। कैसे विकास का परिणाम है? क्रमिक विकास, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान का जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है, क्योंकि इसका ब्रिटेन के संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया, बल्कि राजनीतिक चेतना में वृद्धि के साथ साथ इसका विकास हुआ था। और जो कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो धीरे धीरे अबाध गति से यानी लगातार विकसित हुआ है, और जिसकी जो जड़ें यानी जिसकी जड़ों की अगर खोज की जाए तो उसके इतिहास में देखी जा सकती है। ब्रिटेन का जो ब्रिटेन का जो संवैधानिक विकास है वो निरंकुश राजतंत्र को, जो ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र था यानी तानाशाही थी, राजा की तानाशाही होती, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो सकता था, तो निरंकुश राजतंत्र को शांतिपूर्ण तरीके से यानी शांतिपूर्ण ढंग से वैधानिक राजतंत्र का रूप दे दिया गया है। ब्रिटेन के संविधान को धीरे धीरे क्या दे दिया है? निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र यानी कानूनी राजतंत्र बना दिया गया है। ऑगवर्ड जिंक ने इसके बारे में एक परिभाषा भी दी है। इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं यानी इंग्लैंड की जो राजनीतिक संस्थाएं थी और प्रक्रियाओं के प्रस्तर बिंदु राष्ट्रीय इतिहास के उस राजमार्ग पर बिखरे हुए हैं, यानी उस पर देखे जा सकते हैं। जो इतिहास है ब्रिटेन का, जो भूतकाल में 1300 या 1400 वर्षों तक की लंबाई में फैला हुआ है, यानी 1300-1400 वर्षों तक का जो काल रहा है इंग्लैंड का, उसमें इसके इतिहास की जड़ों को देखा जा सकता है। C.F. स्ट्रॉन्ग ने कहा है ब्रिटेन के संविधान की विकास की कहानी परिवर्तित होने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक अविकल अनुकूलनों की गाथा है, यानी जैसे जैसे ब्रिटेन में परिवर्तन आते गए वैसे वैसे अनुकूलन करते गए और उनकी जो परंपराएं थी यानी कानून थे, जो भी स्थितियां उनको आवश्यक लगी उनको अपनाते चले गए। यह दो प्रकार से रूढ़िवादी और विधि के द्वारा हुआ है, यानी रूढ़िवादी जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उनका भी संग्रह रहा है इसमें, और विधि यानी कुछ जो कानून बनाए जाते थे उस समय, उन सभी का मिला जुला रूप है। तत्वों में सावधानी के साथ भेद करना चाहिए, यानी इन दोनों में जो तत्व हैं रूढ़ी और विधि, यानी रूढ़ी परंपराएं होती हैं और रीति रिवाज होते हैं, और जबकि कानून कुछ नियम बनाए जाते हैं, उनमें इनको सावधानी के साथ भेद करना चाहिए। लेकिन इन दोनों तत्वों को संवैधानिक विधि शीर्षक के अंतर्गत साथ साथ रखा जाता है, क्योंकि संवैधानिक विधि की बात की जाती है इंग्लैंड की, तो इसमें इन दोनों को साथ में रखा जाता है। इनमें प्रथम तत्व पारिभाषिक दृष्टि में विधि नहीं है, यानी जो रूढ़ी है या परंपराएं वो पारिभाषिक दृष्टि से कोई कानून नहीं है, क्योंकि यह उन नियमों और विचारों से बना है जो हमारे संवैधानिक जीवन में मजबूती के साथ जम गए, यानी जो भी आवश्यकताएं महसूस हुई उन रीति रिवाज और विचारों को अपना लिया गया, परंतु जिन्हें न्यायालय के सामने आने पर मान नहीं करता, यानी अगर इन बात रीति रिवाज और परंपराओं को न्यायालय के सम्मुख रखा जाता है तो न्यायालय उनको मान्यता नहीं देता है। दूसरा तत्व आता है वास्तविक निकाय, 3 तत्वों से बना हुआ है, यानी जो वास्तविक निकाय है यानी संविधान है वो 3 तत्वों से बना है। लिखित अथवा सामान्य विधि, यानी जो भी प्रावधान लिखे गए यह सामान्य विधि थी,
उनको इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। दूसरा आता है संविधि या कुछ संवैधानिक विधियां। फिर आता है तीसरा संधियां, यानी कुछ संधियां की गई, उनके द्वारा कुछ नियम बनाए गए, उनको इसके अंतर्गत रखा जाता। अब देखिए ब्रिटेन के संविधान के विकास के जो चरण है उनको बताया जाएगा। यानी ब्रिटेन का जो संवैधानिक विकास है उसके 6 चरण हैं। यानी ब्रिटेन के संविधान का जो विकास हुआ है वो कितने चरणों में हुआ है? 6 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? 6 चरणों में हुआ है, जिनमें पहला चरण है एंग्लो सैक्सन काल, एंग्लो सैक्सन काल। दूसरा है नॉर्मन काल। तीसरा है प्लांटेगन नेट व लंकास्ट्रियन वंशों का राज्यकाल। चौथा है ट्यूडर काल और पांचवा है स्टुअर्ट काल और सबसे अंत में आता है हेनोवर काल। इन 6 कालों में यानी 6 चरणों में ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है। इनमें पहला आता है एंग्लो सैक्सन काल। पहला कौन सा है? एंग्लो सैक्सन काल। इंग्लैंड के इतिहास, इंग्लैंड का जो इतिहास है उसमें 3 जातियां केल्ट, रोमन, सैक्सन, इनसे इसकी शुरुआत होती है। यानी इंग्लैंड के जो इतिहास है उसका जो शुरुआत होती है उसमें 3 जातियों से होती है, केल्ट, रोमन और सैक्सन। 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन लोगों का शासन स्थापित हुआ था। यानी एंग्लो सैक्सन जो लोग थे उनका ब्रिटेन में शासन स्थापित हुआ और यहीं से ब्रिटेन के संविधान की नींव की शुरुआत होती है। यानी यहीं से ब्रिटेन के जो संविधान की जो नींव पड़ी थी वो इसी काल से, एंग्लो सैक्सन काल से शुरू हुआ था। इस युग में राजतंत्र और स्थानीय शासन की नींव पड़ी। यानी एंग्लो सैक्सन जो काल था, युग था, उसमें राजतंत्र की भी स्थापना हुई और स्थानीय शासन की भी शुरुआत की गई थी। देखिए राजपद का प्रादुर्भाव, यानी राजपद यानी राजा का जो पद था उसका प्रारंभ किस प्रकार हुआ? प्रारंभ में एंग्लो सैक्सन जाति के विभिन्न दलों ने अलग अलग राज्यों की स्थापना की थी। इस सभा में राजा के संबंधी, यानी इस सभा में जो सदस्य शामिल होते थे उनमें राजा के संबंधी, गांव के वृद्ध व्यक्ति या वृद्ध लोग और चर्च के अधिकारी, सेना के कर्मचारी और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाता था। यानी ये सभी मिलकर के राजा की नियुक्ति करते थे। क्या करते थे? राजा की नियुक्ति करते थे, राजा का चयन करते थे। राजा होता था वो सभा की बैठकों का सभापति होता था। यानी जो विजिनेट मोड विद्वानों की जो सभा थी उसकी जो बैठकें की जाती थी उनकी जो अध्यक्षता करता था वो कौन करता था? वहाँ का राजा करता था। इस सभा के पास काफ़ी शक्तियाँ थीं। यानी जो विजिनेट मोड जो संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी, सभा थी, उसको काफ़ी शक्तियाँ दी गई थी, जिनमें वह राजा को गद्दी से हटा सकती थी और अपने लिए नया राजा का चुनाव कर सकती थी। शासन प्रबंध में इसका पूरा अधिकार होता था। यानी शासन व्यवस्था को चलाने में विजिनेट मोड का
पूरा अधिकार होता था, वह राजा के साथ कानून बनाती थी और कर लगाती थी। यानी राजा जब कानून और कर बनाता लगाता था तो उसमें विजिलेट मोड की सलाह भी लेता था। यह एक दीवानी तथा फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों का कार्य भी करती थी। यानी जो भी विवाद होते थे, दीवानी और फौजदारी जो विवाद थे, उनमें उच्च न्यायालयों का कार्य करती, यानी उच्च न्यायालय की भूमिका निभाती थी। इस तरह विजिलेट मोड का एक बड़ा प्रभाव होता था। यानी इस संस्था की जो स्थिति थी उस समय बहुत मजबूत थी। यह राजा पर पूर्णतः नियंत्रण रखती थी। इससे सीमित और वैधानिक राजतंत्र के विचार का सूत्रपात हुआ। यानी जो राजा की जो स्थिति थी वो एक सीमित और वैधानिक राजतंत्र यानी कानूनी राजतंत्र के विचार की स्थापना हुई थी, क्योंकि राजा पर कुछ ना कुछ अंकुश रखने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। क्योंकि राजा को यह संस्था अपने जब चाहती थी तब उसको हटा सकती थी, अगर वो उसके यानी राज्य के या उसके अनुकूल कार्य नहीं करता या प्रजा के हित में कार्य नहीं करता था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात, ये तो राजपद के बारे में हो गया। अब इस काल में स्थानीय शासन का सूत्रपात हुआ था। किस काल का सूत्रपात हुआ था? स्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत की गई थी एंग्लो सैक्सन काल में। इस काल में स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ, यानी स्थानीय शासन की शुरुआत हुई। जो संपूर्ण देश था ब्रिटेन, उसको शायरों में बांटा गया। शायरों यानी राज्यों में बांट दिया गया। किसमें बांटा गया? शायरों को कहा जाता था राज्य, या जैसे पहले क्या कहते थे, शायर कहते थे। और जो शायर होते थे उन्हें हंड्रेड्स में बांट दिया गया। 100 नाम के उप प्रदेशों में बांटा गया, छोटे छोटे उप प्रदेशों में बांट दिया गया। 100 यानी 100 गांव या शहरों का जो स्थान था, समूह होता था, उसको 100 में बांट दिया गया। जैसे जो जिले की स्थिति होती है उस प्रकार की एक की स्थिति थी इसकी। 100 गांव और शहरों में विभक्त कर दिए गए। यही जो जिले थे उनको गांव और शहरों या कस्बों में विभक्त कर दिया गया था। यानी स्थानीय शासन की जो इकाई थी, अब जो संपूर्ण देश था उसमें उसको किस में बांटा गया? शायरों में बांटा गया, और शायरों को 100 में बांटा गया, और 100 का भी विभाजन करके गांव और शहरों में विभक्त कर दिया गया। प्रत्येक 100 में एक स्थानीय सभा होती थी, यानी एक स्थानीय सभा, यानी ग्राम पंचायत के समान एक सभा भी होती थी, जो पंचायत समिति वगैरह होती हैं। और प्रत्येक शायर में एक शायर मूट होता था, यानी प्रत्येक शायर यानी प्रत्येक राज्य में एक शायर मूट होता था। कौन होता था? शायर मूट की नियुक्ति कहाँ की जाती थी? शायरों या राज्यों में की जाती थी। जो शायरों का कार्यभार दिखता था, गांव में जनता एकत्रित होकर अपने आपस के मसलों पर विचार करती थी। यानी जब गांव में जनता होती थी, गांव की जो जनता थी वो एक स्थान पर एकत्रित होती और आपस के मसलों पर विचार करती, यानी कोई उनको जो समस्याएं होती उन पर विचार विमर्श किया जाता था। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी थी। इस प्रकार एंग्लो जो शासन सेक्शन काल था उसमें स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हो गई। न्याय कार्य, शायर मूटों के प्रमुखों, यानी जो शायर मूटों की नियुक्ति शायरों में की जाती थी, यानी राज्यों में की जाती थी, उनके प्रमुखों व बिशप लोगों के द्वारा किया जाता। यानी उनके जो प्रमुख होते थे शायर मूटों के, उनके प्रमुख जो कर्ता धर्ता होते थे और बिशप लोगों के द्वारा किया जाता था। ब्लैक स्टोन ने लिखा है, इंग्लैंड की स्वतंत्रता उसकी स्वतंत्र स्वायत्त संस्थाओं की देन है। इंग्लैंड की स्वतंत्रता उसकी जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं हुई उन सभी की देन है। अपने पूर्व सेक्शनों के समय से ही अंग्रेजों ने नागरिकों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को सीखा है। अब आता है दूसरा, नॉर्मन काल। कौन सा आता है? नॉर्मन काल, जो 1066 ईस्वी में नॉर्मन देश के विलियम ऑफ नॉर्मंडी, यानी एक उस समय इंग्लैंड में नॉर्मन देश या नॉर्मन राज्य था, उसके विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने ब्रिटेन पर विजय प्राप्त कर नॉर्मन राज्य की स्थापना कर दी। यानी ब्रिटेन पर उसने अधिकार कर लिया, विजय प्राप्त कर ली और अपने एक नॉर्मन राज्य की स्थापना कर दी थी। किसने की थी नॉर्मन राज्य की स्थापना? विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने। नॉर्मनों में एंग्लो सैक्सन काल की स्थानीय संस्थाओं को समाप्त कर दिया। यानी जो एंग्लो सैक्सन काल रहा था उसकी जो स्थानीय संस्थाएं स्थापना की गई थी, शायरों, 100 गांव और शहरों, उन सभी को संस्थाओं को समाप्त नहीं किया गया। यानी संस्थाओं को समाप्त नहीं किया, बल्कि
उनमें आवश्यक परिवर्तन कर दिए गए, यानी थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन कर दिया, जिससे केंद्रीय सरकार शक्तिशाली बन सके। यानी उनकी जो 5 जो शक्तियाँ थी उनमें कुछ कमी कर दी गई और केंद्र जो सरकार थी उसको शक्तिशाली बना दिया गया था। चर्च को भी राज्य के नियंत्रण में लाया गया, यानी जो चर्च होता था उसके जो पादरी वगैरह होते थे उन सभी को राज्य के नियंत्रण यानी सरकार के नियंत्रण में ला दिया गया, राजा के नियंत्रण में ला दिया गया था। देश भर में सामान्य कानून को लागू कर दिया, यानी संपूर्ण देश में एक ही कानून लागू किया गया। संपूर्ण देश के लिए एक ही कानून बनाया गया, सामान्य कानून जो सभी लोगों पर लागू किया जाता था। इससे इंग्लैंड में केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई, क्योंकि इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था है वो एक केंद्र यानी एक ही स्थान से संचालित होने लगी थी। कॉन्सिलियम, क्यूरिया रेजिस, मैग्नियम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस, यानी इन जो संस्थाएं थी इनकी स्थापना की गई कौन से काल में? नॉर्मन काल में इन्होंने, क्योंकि इन्होंने प्रवर्तन किया था, उसकी जो शासन काल की जो कुछ स्थिति थी उसमें इन्होंने बदलाव किए। विलियम ने बिजनेट मोड को समाप्त करके उसके स्थान पर मैग्नम कॉन्सिलियम की स्थापना की, यानी जो विद्वानों की जो संस्था होती थी एंग्लो सैक्सन काल में जिसे ब्रिटनेज मोड कहा जाता था उसको इसने समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर इसने एक मैग्नम कॉन्सिलियम की स्थापना की, यानी एक अलग से संस्था बना दी और उसका गठन किया था जिसका नाम दिया गया था इसने मैग्नम कॉन्सिलियम। इस समिति में बैरन, राज्य के उच्चाधिकारी, आर्च बिशप, अबोट आदि होते थे, यानी इसमें जो शामिल किए जाते थे मैग्नम कॉन्सिलियम में एक जो परिषद थी इसमें बैरन, राज्य के उच्चाधिकारी, आर्च बिशप, अबोट आदि को शामिल किया जाता था। इस समिति का कार्य राजकीय मालगुजारी को एकत्रित करना, यानी राज्य की जो मालगुजारी थी यानी जो कर होते थे उनको एकत्रित करना और उनका हिसाब किताब रखना होता था। यानी मैग्नम कॉन्सिलियम यानी जो एक परिषद थी उसका जो कार्य था वो राजकीय मालगुजारी, टैक्स वगैरह होते थे उनको इकट्ठा करना और उसका हिसाब किताब रखने का कार्य परिषद करती थी। इस समिति के बैठक वर्ष में 3 बार होती थी, यानी मैग्नम कॉन्सिलियम की वर्ष में कितनी बार बैठकें की जाती थी? 3 बार। कितनी बार होती थी? 3 बार। विलियम ने एक लघु परिषद की स्थापना भी की। विलियम था उसने एक लघु परिषद, यानी मैग्नम कॉन्सिलियम तो बड़ी परिषद थी, इसे एक छोटी परिषद भी स्थापना की थी जिसे क्यूरिया रेजिस कहा जाता था, जिसका नाम क्या था? छोटी परिषद का नाम, लघु परिषद को क्या नाम दिया था इसने? क्यूरिया रेजिस। जब मैग्नम कॉन्सिलियम के कार्य नहीं करती थी यानी मैग्नम कॉन्सिलियम कार्यरत नहीं होती थी, यानी जब वो उपलब्ध नहीं होती थी तब उसकी अनुपस्थिति में क्यूरिया रेजिस का राजा को शासन संचालन में सहायता पहुंचाने का कार्य करती थी। कालांतर में यानी बाद में मैग्नम कॉन्सिलियम से ब्रिटिश संसद का आविर्भाव हुआ, यानी जो ब्रिटेन की जो संसद है उसका जो निर्माण हुआ था वो किससे हुआ था? मैग्नम कॉन्सिलियम से। मैग्नम कॉन्सिलियम से ब्रिटिश संसद की उत्पत्ति हुई तथा क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का विकास हुआ था। यानी जो ब्रिटेन की जो संसद है उसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो किससे मानी जाती है? मैग्नम कॉन्सिलियम, जो एक परिषद की स्थापना थी उसी से मानी जाती है। और ये लघु जो परिषद थी क्यूरिया रेजिस उससे प्रिवी काउंसिल, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का विकास हुआ था। मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना कार्टा एक होता है अधिकारों का घोषणा पत्र होता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? अधिकारों का घोषणा पत्र। हेनरी द्वितीय ने बड़ी कुशलतापूर्वक शासन किया था, लेकिन हेनरी द्वितीय के बाद उसके कुछ अयोग्य उत्तराधिकारी हुए जिनमें रिचार्ड और जॉन की गलत नीतियों ने क्रांति की ज्वाला भड़का दी। यानी उसके जो शासन करने की जो उनकी व्यवस्था थी उससे जनता भड़क उठी और जॉन बड़ा निर्दयी शासक था। जॉन कैसा शासक था? निर्दयी शासक था, जिससे उसके सहयोगी और मित्र उसके विरोधी हो गए क्योंकि वह उन पर दया नहीं करता था। बैरनों ने एक बहुत बड़ी मांग उसके सामने रख दी, यानी बैरनों यहाँ के जो लोग थे, जो सभा के जो मुख्य अधिकारी होते थे, उन्होंने उसके सामने एक मांग रखी। उन मांगों को अस्वीकृति का अर्थ गृह युद्ध था, यानी अगर राजा होता था जो शासक था वो अगर उनकी मांगों को नहीं मानता तो वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती। कुछ समय तक जॉन इन मांगों से बचने का प्रयास करता रहा। यही बैरनों यानी जो प्रमुख अधिकारी थे, सदस्य थे, उनकी मांगों से जॉन ने बचने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसने उसकी मांगों को 1215 में स्वीकार कर लिया। यानी 1215 में एक मैग्ना कार्टा
अधिकार पत्र जारी किया, जिसको उसने स्वीकार कर लिया। तो ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कब जारी किया गया था? 1215 में। किसके द्वारा किया गया था? जॉन द्वारा। स्वीकार कर लिया, उसे मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता था? महान अधिकार पत्र। यानी उनकी जो उसमें जो कुछ मांगे थी उनको जॉन ने स्वीकार कर लिया, पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ी। यानी इस महान अधिकार पत्र को उसने स्वीकार कर लिया, उस पर अपनी स्वीकृति दे दी। यह अधिकार पत्र ब्रिटेन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रलेख है, ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है, क्योंकि लोगों के लिए, नागरिकों के लिए इसमें कुछ अधिकारों की घोषणा की गई थी। इसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि राजा महान परिषद की आज्ञा के बिना, यानी जो महान परिषद की जो स्थापना थी उसकी आज्ञा के बिना किसी विशेष प्रकार के कर नहीं लगाएगा। यानी जब तक राजा को जो महान परिषद है वो आज्ञा नहीं देगी तब तक राजा किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकता है। इस अधिकार पत्र से मर्यादित राजतंत्र और वैधानिक शासन की नींव पड़ी, यानी राजतंत्र पर कुछ मर्यादाएं निश्चित कर दी गई थी। संसद का उदय मैग्नियम कौंसिलियम को ब्रिटेन संसद का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यानी कहते हैं कि ब्रिटेन की जो संसद है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे मानी जाती है? मैग्नम कौंसिलियम, यानी जो एक परिषद की स्थापना की थी उसी परिषद द्वारा ब्रिटिश संसद का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है, क्योंकि उससे बाद में उसी ने ब्रिटिश संसद का रूप धारण कर लिया था। सन 1295 में एडवर्ड प्रथम को युद्ध संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी, अतः उसने मॉडल पार्लियामेंट बुलाई। यानी एक जो संस्था थी मॉडल पार्लियामेंट बुलाई, उसकी बैठकें बुलाई जिसमें करीब 572 सदस्य शामिल थे। यानी मॉडल पार्लियामेंट यानी सरकार की गवर्नमेंट की जो बैठक बुलाई थी उसने, उसमें जो सदस्य शामिल हुए थे वो 572 थे। कितने थे? 572, जिनमें देखिए बैरन, क्लर्जी, नाइट और नागरिकों ने राजा की प्रार्थना को एकत्रित होकर सुना। यानी जो सदस्य थे, बैरन के जो सदस्य थे, क्लर्जी थे, नाइट्स थे और नागरिक थे, उन्होंने राजा की प्रार्थना को शांतिपूर्वक सुना। लेकिन बाद में प्रत्येक वर्ग उस पर विचार करने के लिए अलग अलग हो गया। यानी सब वर्ग जो थे उन्होंने राजा की जो प्रार्थना की थी उसको सुनकर के उन पर विचार करने के लिए आपस में अलग अलग हो गए। इस तरह वहाँ 3 वर्ग बन गए थे। यानी ब्रिटेन में कितने वर्ग बन गए? 3 वर्ग, बैरन, क्लर्जी और नाइट। यानी ब्रिटेन का जो व्यवस्था थी वहाँ पर उसको 3 भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से बट गए? बैरन, क्लर्जी और नाइट। बैरन और क्लर्जी के हित समान थे, यानी दोनों के हित एक जैसे थे। बैरन और क्लर्जी के हित एक जैसे थे, इसीलिए उनका एक संगठन बन गया जिसे बाद में लॉर्ड सभा बनी, जिसे बाद में क्या नाम दे दिया गया था? लॉर्ड सभा। ब्रिटेन की संसद में 2 हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। तो जिसे क्या नाम दिया गया था? यानी ये उच्च लोगों की संस्था थी तो जिसको लॉर्ड सभा नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया था? लॉर्ड सभा। नाइट और नगरजनों से आगे चलकर कॉमन सभा बनी। यानी नाइट और नगरजन थे वो एक बन गए और उन्होंने उनसे एक किसका गठन हुआ? कॉमन सभा का गठन हुआ। तो यानी ब्रिटेन में दो दल बन गए। यानी जो ब्रिटेन की व्यवस्था थी, संसद थी, उसको 2 भाग बन गए, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। इस प्रकार संयोग ये है कि ब्रिटिश संसद में 2 सदन बन गए। यानी इस प्रकार अचानक ही ब्रिटेन में कितने सदनों की व्यवस्था हो गई थी? 2 सदनों की व्यवस्था हो गई। यानी ब्रिटेन में 2 सदन हो गए। ब्रिटेन की जो संसद थी कितने सदन थे? 2। और 2 सदनों के नाम क्या पड़ गए? लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। तीसरा है प्लांटेगेनेट व लंकास्ट्रियन वंशों का काल। यानी तीसरा काल आता है प्लांटेगेनेट और लंकास्ट्रियन वंशों का काल। प्लांटेगेनेट वंश के शासन काल में संसद की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह राजाओं को भी पद से हटा सकती थी और उन राजाओं को पद से हटाने भी लग गई। यही प्लांटेगेनेट वंश के शासन काल में जो संसद की जो शक्ति है, इन संसद की जो ताकत है वो बढ़ गई थी और वह राजाओं को उनके पद से हटा सकती थी और उनको हटाने भी लगी अगर वो उसके अनुकूल कार्य नहीं करते थे। सन 1327 में संसद ने एडवर्ड द्वितीय को सिंहासन से हटा दिया। यानी 1327 में ब्रिटेन में एक शासक हुए थे, वो कौन थे? एडवर्ड द्वितीय, जिसको संसद ने शासन से हटा दिया और रिचर्ड द्वितीय को संसद के सामने झुकना पड़ा था। रिचर्ड द्वितीय जो शासक बना वो भी संसद के सामने झुक गया।
लंकास्ट्रियन वंश के शासनकाल में राजा द्वारा मनोनीत मंत्रियों के समूह के लिए प्रिवी काउंसिल, यानी लंकास्ट्रियन जो वंश था उसके शासनकाल में राजा द्वारा मनोनीत मंत्री, यानी राजा के द्वारा जिन मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी उनके समूह के लिए प्रिवी काउंसिल शब्द का प्रयोग किया गया। यानी उसको क्या कहा जाने लगा, मंत्रियों के समूह को प्रिवी काउंसिल, यानी मंत्रियों की जो व्यवस्था थी उसको क्या कहा जाने लगा था, प्रिवी काउंसिल या मंत्री परिषद कहा जाने लगा। यानी शब्द था प्रिवी काउंसिल शब्द। सन 1401 में कॉमन सभा ने यह मांग की कि नए करों को लगाने से पहले राजा को जनता की शिकायतों की याचिकाओं को सुनना चाहिए। यानी नए कर जब लगाए जाएं उससे पहले राजा का यह कर्तव्य बनना चाहिए कि वह जनता की शिकायतों को सुने और उसका निवारण का वचन दे कि वो उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करेगा। सन 1407 में कॉमन सभा ने वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार स्वयं ले लिया। यानी जो कॉमन सभा थी, यानी लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, यानी नगरजनों और नाइटों की जो सभा थी उसने वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार स्वयं ले लिया। यानी कोई भी धन विधेयक जो पेश किया जाएगा उसको कौन करने लगी, कॉमन सभा। कब से यह अधिकार ले लिया उसने, 1407 से। ट्यूडर काल, अगला काल आता है ट्यूडर काल। इस काल में संसद का महत्व घट गया। यह ट्यूडर जो काल आया था उसमें संसद की जो स्थिति थी, महत्वता, जो ताकत थी वो धीरे धीरे कम हो गई, यानी घट गई। ट्यूडर राजाओं ने विपुल धनराशि एकत्रित कर ली। यानी अधिकांश जो ट्यूडर राजा हुए उन्होंने विशाल धनराशि इकट्ठी कर ली और उन्हें संसद को बुलाने की आवश्यकता नहीं हुई। क्योंकि उनको संसद की आवश्यकता नहीं हुई, उन्होंने इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली थी कि उनको संसद की बैठकों को बुलाने की आवश्यकता नहीं हुई। इस काल में राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई। यानी जो राजकीय जो शक्ति थी, राजा पर नियंत्रण होता था, पोप यानी चर्च का जो अधिकारी होता था पोप, उसकी जो नियंत्रण था उससे वह मुक्त हो गई थी। पांचवा काल आता है स्टुअर्ट काल। स्टुअर्ट काल, स्टुअर्ट राजाओं के शासनकाल में राजा व संसद सदा एक दूसरे के विरोध में रहे। स्टुअर्ट राजाओं के शासनकाल में राजा व संसद सदा एक दूसरे के विरोध में रहे। यानी दोनों राजा और संसद में आपस में विरोधाभास बना रहा। कौन से काल में, स्टुअर्ट काल में। अंत में संसद की विजय हुई। यह जो विपद आपस में जो विरोध था उसमें अंत में जो विजय हुई, यानी विजय प्राप्त की, वो संसद ने प्राप्त की। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला इसी काल में रखी गई। यानी ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, संसदात्मक लोकतंत्र की जो प्रणाली है वो शुरुआत हुई थी कौन से काल में हुई थी, स्टुअर्ट काल में की। इस काल में संवैधानिक जो प्रवर्तन हुए वो इस प्रकार है। कैबिनेट का उदय, यही स्टुअर्ट काल में कैबिनेट यानी एक मंत्रिमंडल का विकास हुआ। प्रिवी काउंसिल एक बड़ी संस्था हो गई। प्रिवी काउंसिल थी वो कैसी संस्था हो गई, एक बड़ी संस्था हो गई। इसीलिए चार्ल्स द्वितीय ने 1667 में, चार्ल्स द्वितीय ने 1667 में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना शुरू कर दिया। यानी कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति उसने चुने थे उनसे परामर्श लेना शुरू कर दिया, जिसे कबाल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा था उसे, कबाल। यानी कुछ व्यक्तियों को जिसमें शामिल किया जाता और उससे शासक, वहाँ का जो शासक था वो सलाह लेता था, जैसे क्या कहा जाता था, कबाल। इसी से बाद में मंत्रिमंडल का उदय हुआ। यानी इसी कबाल को बाद में क्या नाम दे दिया गया, मंत्रिमंडल। क्या नाम दे दिया गया था, मंत्रिमंडल नाम दे दिया। अधिकार पत्र, यानी अधिकार पत्र। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात 1689 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम ने उस अधिकार याचना पत्र को मनवाने में सफलता प्राप्त की जिसमें राजा की शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे। यानी राजा की जो शक्तियां थी उन पर कुछ नियंत्रण लगाए थे। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। उसके बाद में चार्ल्स प्रथम ने 1689 में अपने एक याचिका पत्र, ये पिटीशन ऑफ राइट को मनवाने में सफलता प्राप्त की थी, जिस पर राजा की शक्तियों पर कुछ अंकुश थे। इसकी जो बातें थी वो इस प्रकार हैं। संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई नवीन कर नहीं लगा सकता। यानी जब तक संसद की स्वीकृति राजा को नहीं मिलेगी तब तक कोई नया कर नहीं लगाएगा। दूसरा, राजा को वर्ष में कम से कम एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलानी पड़ेगी। यह भी प्रावधान किया गया कि राजा वर्ष में एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलाएगा। तीसरा प्रावधान था इस अधिकार पत्र में, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रखेगा। यानी जब तक संसद राजा को स्वीकृति नहीं देती है
तब तक राजा कोई सेना नहीं रख सकता। चौथा था, संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, यानी जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा जिन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा, नियुक्त किए जाएंगे, वो प्रतिनिधि भाषण यानी बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। उत्तराधिकार अधिनियम, यानी उस समय एक उत्तराधिकार अधिनियम भी पारित किया गया जिसमें विलियम और मैरी के कोई संतान नहीं थी। यानी ब्रिटेन के जो सम्राट शासक हुए विलियम और मैरी, उनके कोई संतान नहीं थी। अतः 1701 ईस्वी में अधिकार अधिनियम पारित कर यह निश्चित किया गया कि राजा संसद की स्वीकृति के बिना ना तो विदेश जा सकेगा और ना ही युद्ध की घोषणा कर सकेगा। हैनोवर काल से ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र का विकास प्रारंभ हो गया, यानी संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत हो गई, जिसने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक पूर्णता प्राप्त कर ली। इस काल के प्रमुख विकास के बिंदु इस प्रकार से हैं। प्रधानमंत्री, यानी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में कुछ प्रावधान किए गए थे। शुरुआत में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राजा करता था। ये जो मंत्रिमंडल होती थी, कैबिनेट होता था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? राजा के द्वारा या सम्राट के द्वारा की जाती थी। जॉर्ज, राजा अंग्रेजी नहीं जानते थे, इंग्लैंड का जो शासक था उस समय जॉर्ज था, जो अंग्रेजी नहीं जानता था, अतः उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया, यानी उसने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना या भाग लेना बंद कर दिया। जॉर्ज राजा ने बेहक दल के प्रभावशाली नेता, यानी एक दल था उस समय बेहक दल, उसके जो प्रभावशाली नेता रहे रॉबर्ट वालपोल को अपना मुख्य परामर्शदाता नियुक्त कर दिया, जो उसको सलाह देने का कार्य करता था। वही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता और बाद में उसे प्रधानमंत्री कहा जाने लगा, यानी उसी को सारे अधिकार सौंप दिए थे जॉर्ज राजा ने रॉबर्ट वालपोल को, और उसी के द्वारा मंत्रिमंडलों की अध्यक्षता की जाने लगी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री कहा जाने लगा, यानी उसको क्या कहा जाने लगा था बाद में? प्रधानमंत्री। राजनीतिक दलों का उदय, ये ब्रिटेन में जो राजनीतिक दल हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? प्रतिनिधि सरकार में राजनीतिक दलों का उदय अवश्यंभावी था। यही जो प्रतिनिधि सरकार थी ब्रिटेन की, उसमें राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होना असंभावी था, यानी यह स्थिति बन गई थी कि उसमें राजनीतिक दल बनेंगे। 18वीं शताब्दी तक किसी दल का उदय नहीं हुआ, यानी 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन में कोई भी दल नहीं बना था। लेकिन क्रॉमवेल के समय कैवेलियर्स और राउंड हेडर्स दो दल बन गए। किसके समय? क्रॉमवेल के समय कैवेलियर्स और राउंड हेडर्स। चार्ल्स द्वितीय के काल में कोर्ट और कंट्री और स्टुअर्ट जो काल था उसमें पिटिशनर्स और एम्बोर्ड्स परस्पर विरोधी गुट थे, यही अलग अलग गुट थे जो एक दूसरे का विरोध करते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली के विकास के साथ दलों का विकास भी हुआ। यानी 18वीं और 19वीं जो शताब्दी थी उसमें मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की शुरुआत भी हो गई। धीरे धीरे जैसे उसका विकास हुआ वैसे ही दलों का विकास भी होता चला गया। कॉमन सभा का प्रजातांत्रिकरण, यानी जो कॉमन सभा थी उसका प्रजातंत्रीकरण किस प्रकार से हुआ उसको देखते हैं। सन 1832 के सुधार कानून, 1832 में ब्रिटेन में सुधार कानून लागू किए गए थे, जिनके द्वारा मताधिकार का विस्तार कर दिया गया, यानी मताधिकार में वृद्धि की गई थी। कब की गई थी मताधिकार में वृद्धि? 1832 में। 1867 के सुधार कानून के द्वारा कारीगर और मजदूरों को भी मताधिकार दे दिया गया। यह 1867 में जो मताधिकार है उसको बढ़ा दिया गया और कारीगर और मजदूर वर्ग था उसको भी मताधिकार दे दिया गया था। 1884 के सुधार कानून द्वारा खेतिहर मजदूरों को भी मताधिकार दे दिया गया, यानी किसानों को भी मताधिकार दे दिया गया। कब? 1884। 1928 में वयस्क मताधिकार का प्रचलन हुआ। यानी ये महत्वपूर्ण बात है कि इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार की शुरुआत कब की गई थी? 1928 में की गई थी। कब की गई थी? 1928 में। इस प्रकार विभिन्न अधिनियमों द्वारा लोकतंत्रीकरण हुआ, यानी जो कॉमन सभा है उसका प्रजातंत्रीकरण लोकतंत्रीकरण हुआ, क्योंकि मताधिकार कॉमन सभा में लोगों के द्वारा मत दे दिए जाते थे और जिससे उनके कॉमन सभा के सदस्य उनकी नियुक्ति
की जाती थी। लोकसभा की शक्तियों को कम करना, जैसे जैसे कॉमन सभा का लोकतंत्रीकरण होता चला गया वैसे ही लोकसभा के अधिकारों में भी कमी आती चली गई। यानी जो लोकसभा थी उसके अधिकारों में धीरे धीरे कमी आने लगी। लोकसभा वंशानुगत संस्था होने के कारण, यानी लोकसभा थी वो कैसी संस्था थी, वंशानुगत, क्योंकि उसके सदस्य होते थे वो अधिकांशतः वंशानुगत होते थे, होने के कारण राष्ट्र का दर्पण नहीं हो सकती थी, यानी राष्ट्र का महत्वपूर्ण भाग नहीं हो सकती थी। इसीलिए सन 1832 का सुधार अधिनियम लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध पारित किया गया। लोकसभा नहीं चाहती थी कि 1832 का सुधार अधिनियम पारित किया जाए। सन 1910 में लोकसभा ने लॉर्ड जॉर्ज के प्रगतिशील बजट को अस्वीकार कर दिया, यानी लोकसभा ने उसका जो बजट था उसको स्वीकार नहीं किया। इसके फलस्वरूप सन 1911 तथा 1949 के संसदीय अधिनियमों द्वारा उसकी शक्तियां कम कर दी गईं। करें और शेयर